अध्याय 1601। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़। निवेदिता आगे बढ़ी। अब वो अपने सामने खड़े राक्षस के आमने सामने थी। राक्षसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी आवाज निकाली जिससे अन्य राक्षस भी वहां आ गए। वहां बहुत सारे राक्षस आ रहे थे। इन राक्षसों के आकार बहुत अजीब थे और उनका शब्दों में वर्णन करना कठिन था। सभी राक्षस आगे आए। उन्होंने सीधे अपने पंजे और हमले निवेदिता की ओर किए। निवेदिता ने कोई विरोध नहीं दिखाया। वो बस स्थिर रही और कोई हलचल नहीं की। वो हिल क्यों नहीं रही है? आर्यन ने मानसी से पूछा। उसने पूछा कि निवेदिता अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ क्यों नहीं कर रही है। बस देखते रहो कि वो क्या करेगी। मानसी ने आर्यन से आगे क्या होगा ये देखने के लिए कहा। आर्यन ने सीधे निवेदिता की ओर देखा। वो देखना चाहता था कि निवेदिता आगे क्या करेगी। राक्षस करीब और करीब आ रहे थे। बस कुछ ही सेकंड में वे अपने सभी पंजों और नुकीले दांतों से निवेदिता पर हमला करने वाले थे। जैसे ही राक्षसों का हमला निवेदिता से टकराने वाला था, सभी राक्षस अचानक रुक गए। वे सब अपनी जगह पर स्थिर हो गए और निवेदिता पर हमला नहीं किया। क्या हुआ? आर्यन ने ये जानने की कोशिश की कि ये राक्षस अपनी जगह पर कैसे रुक सकते हैं। जब आर्यन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसे एक पतला धागा मिला जिसने लगभग सभी राक्षसों को एक साथ बांध दिया था। क्या वो बर्फ का धागा है? जब उसने अधिक विस्तार से देखा तो आर्यन ने पाया कि निवेदिता ने सभी राक्षसों को एक साथ बांधने के लिए बर्फ के धागे का इस्तेमाल किया था। लगभग उन सभी राक्षसों को निवेदिता ने अपने बर्फ के धागे से बांध दिया था। सच कहूं तो आर्यन ने ये नहीं देखा कि निवेदिता ने इस बर्फ के धागे का उपयोग कब किया। उसे तब पता चला जब बर्फ के धागे ने सभी राक्षसों को पूरी तरह से बांध दिया था। निवेदिता द्वारा बांधे गए सभी राक्षस हिल नहीं पा रहे थे। वे सब बिना कुछ किए एक ही जगह पर जम गए थे। तुम लोग यहां से जाओ, हमारे लिए और परेशानी खड़ी मत करो। निवेदिता ने सभी राक्षसों को चेतावनी दी। उसने सभी राक्षसों को डराने के लिए अपनी साधना की आभा का उपयोग किया। सभी राक्षसों को पसीना आने लगा। उन सभी को निवेदिता से एक भयानक दबाव महसूस हुआ। चूंकि निवेदिता का दबाव इतना मजबूत और विशाल था, इसने सभी राक्षसों को खुद को मुक्त करने की कोशिश करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस जगह से पीछे हटने और भागने की पूरी कोशिश की। निवेदिता ने उन राक्षसों को जाने दिया जिन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी कुछ राक्षस ऐसे थे जिन्होंने लड़ने की कोशिश की। वे अभी भी निवेदिता पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि निवेदिता को वो एक आसान शिकार समझ रहे थे। बाकी बचे राक्षस बड़े शरीर वाले और अत्यंत मजबूत शारीरिक शक्ति वाले थे, इसलिए ये अजीब नहीं था कि ये राक्षस अभी भी निवेदिता को चुनौती देने का साहस कर रहे थे। विशेष रूप से वे राक्षस जिनसे आर्यन, मानसी और निवेदिता की पहली मुठभेड़ हुई थी, वे निवेदिता के खिलाफ सबसे सख्त थे। तो तुम सब हार मानने से इनकार करते हो? ये देखकर कि अभी भी कुछ राक्षस हार मानने को तैयार नहीं हैं, निवेदिता ने उन्हें और अधिक प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाने का फैसला किया। निवेदिता ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, सामने वाले राक्षसों के पैर, हाथ और पंख बर्फ के धागे से तुरंत कट गए। सभी राक्षस तुरंत जमीन पर गिर गए और कुछ नहीं कर सके। अब उनमें निवेदिता पर हमला करने की कोई क्षमता नहीं बची थी। चलो चलें। सभी राक्षसों के हटने के बाद निवेदिता आर्यन और मानसी को लेकर आगे बढ़ गई। वाह, पीक लॉर्ड सच में बहुत महान है। आर्यन ने तालियां बजाईं। उसने स्वीकार किया कि निवेदिता के पास काफी अच्छी क्षमताएं हैं। मास्टर बहुत मजबूत हैं। मानसी ने कहा कि निवेदिता इतनी शक्तिशाली है कि अगर वो चाहती तो अपने सामने के सभी राक्षसों को मार सकती थी। वो अभी भी दयालु हैं और उन्हें जाने देने के लिए तैयार हैं। आर्यन ने महसूस किया कि निवेदिता अभी भी उन राक्षसों को छोड़ने के लिए तैयार थी जिन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। मानसी सहमत थी। चलो उनके पास चलते हैं। मानसी ने आर्यन को निवेदिता के पास जाने को कहा, जो पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। आर्यन, मानसी और निवेदिता ने ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उन्हें ऊपरी मंजिल तक जाने का रास्ता ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अवनी, क्या तुम मदद कर सकती हो? आर्यन ने अवनी से पूछा। ऐसी स्थिति में परी अवनी से मदद मांगना सबसे अच्छी बात थी जो आर्यन कर सकता था। मुझे लगा कि तुम मुझसे मदद नहीं मांगोगे। अवनी को लगा कि आर्यन उससे मदद नहीं मांगेगा, लेकिन पता चला कि आर्यन को अभी भी अवनी की मदद की जरूरत थी। क्या तुम मुझे मदद करने से मना कर रही हो? आर्यन ने अवनी से कहा। मैं मना क्यों करूं? अपने मास्टर के अनुरोध को ठुकराने का कोई मतलब नहीं है। अवनी ने आर्यन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तो रास्ता कहाँ है? आर्यन ने ऊपर जाने के रास्ते के बारे में पूछा। वो उस स्थान को अभी जानना चाहता था। ये इस जगह के बीच में है, अवनी ने आर्यन से कहा।
वो तुरंत ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाले रास्ते का ठिकाना बता सकती थी। आर्यन ने सीधे अपनी गॉड आइज का उपयोग किया। उसने इस जगह के केंद्र को देखा। आर्यन ने इस जगह के बीच में एक बड़ा पेड़ देखा। उसे ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं मिला। शायद उसे अवनी से और स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए था। अवनी ने पहले ही आर्यन को बता दिया था कि ऊपर जाने का रास्ता वो पेड़ ही है। ये कहा जा सकता है कि वो पेड़ आर्यन को ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन तुरंत समझ गया कि उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तुम अचानक क्यों रुक गए? आर्यन को अचानक रुका हुआ देखकर निवेदिता और मानसी ने पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ आइए। आर्यन ने निवेदिता और मानसी को अपने साथ आने को कहा। कहाँ? मानसी ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन उन्हें कहाँ ले जाएगा। बस मेरे साथ आओ, आर्यन ने निवेदिता और मानसी से कहा। निवेदिता और मानसी ने आर्यन के पीछे जाने का फैसला किया। तीनों आखिरकार केंद्र की ओर बढ़े। आर्यन, मानसी और निवेदिता आखिरकार इस जगह के सबसे बड़े पेड़ के पास पहुंचे। तुम हमें यहां क्यों लाए? पेड़ के सामने पहुंचने के बाद निवेदिता ने आखिरकार पूछा। यही हमारा ऊपर जाने का रास्ता है, आर्यन ने निवेदिता और मानसी से कहा। कैसे? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन का क्या मतलब है। तो चलो पता लगाते हैं। आर्यन पता लगाएगा। उसे अभी नहीं पता था कि इस पेड़ को कैसे सक्रिय किया जाए। तो चलो इस जगह के चारों ओर देखते हैं। निवेदिता ने आर्यन की बातों पर विश्वास करने का फैसला किया। आर्यन जो कुछ भी करता था वो आमतौर पर निवेदिता की समझ से परे होता था, लेकिन दूसरी ओर आर्यन जो कुछ भी करता था वो हमेशा सफल और काफी आश्चर्यजनक होता था। अध्याय 1602। तुम काफी हो, हमें तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं है। मानसी को यह उम्मीद नहीं थी कि आर्यन को ऊपरी मंजिल का रास्ता सक्रिय करने के बारे में नहीं पता होगा। अब उन्हें खुद ही इसका पता लगाना होगा। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे खोज सकते हैं। निवेदिता ने कहा कि वे धीरे धीरे तलाश शुरू कर सकते हैं। निवेदिता को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्हें कार्यवाही में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। निवेदिता ने सोचा कि आर्यन ने जो किया वो बहुत अच्छा था। आर्यन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। निवेदिता पूरी तरह से आर्यन पर निर्भर नहीं रह सकती थी। उसे स्थान के रहस्यों को सुलझाने में मदद करनी थी। आर्यन, मानसी और निवेदिता अलग अलग हो गए। उन्होंने जंगल के ठीक बीच में खड़े उस विशाल पेड़ के बारे में पता लगाना शुरू किया। मानसी और निवेदिता ने पेड़ की दरारों के बीच रास्ता खोजने की कोशिश की। संभावना थी कि वे जिस रास्ते की तलाश कर रहे थे वे पेड़ की दरारों में ही हों। दूसरी ओर आर्यन ने पेड़ को छूने की कोशिश की। उसने पेड़ में अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा डाली। जैसे ही आर्यन ने ऐसा किया, उसने देखा कि उसकी ऊर्जा पेड़ द्वारा सोखी जा रही थी। उसने कुछ अजीब महसूस किया। ये पेड़ मेरी प्रोफाउंड ऊर्जा सोखता है। ये इसका उपयोग ऊपरी मंजिल का रास्ता बनाने के लिए करेगा, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि इस पेड़ को रास्ता खोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं समझ गया। आर्यन अब समझ गया था कि उसे वर्तमान स्थिति से कैसे निपटना है। आप लोग सुनिए, मुझे ऊपर जाने का रास्ता सक्रिय करने का तरीका मिल गया है। आर्यन ने मानसी और निवेदिता को बताया कि उसे वो तरीका मिल गया है जिससे वे ऊपर चढ़ सकेंगे। कैसे? मानसी ने तुरंत पूछा कि उन्हें ऊपर पहुंचने के लिए क्या करना होगा। आर्यन ने मानसी और निवेदिता को बताया कि इस पेड़ को सक्रिय करने के लिए उन्हें प्रोफाउंड ऊर्जा की आवश्यकता है। ये पेड़ ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाला दरवाजा खोलने के लिए ऊर्जा मांगता है। तो ऐसा है? मानसी ने सिर हिलाया। अब वो जानती थी कि उन्हें क्या करना है। तो फिर मैं इसे अभी करती हूँ। मानसी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा से इस पेड़ को सक्रिय करने की कोशिश करेगी। मानसी ने अपनी ऊर्जा का संचार करना शुरू किया और उसे बड़ी मात्रा में पेड़ को दिया। मानसी ने कुछ मिनटों तक ऐसा किया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मानसी ईमानदारी से ये अकेले नहीं कर सकती थी। उसकी प्रोफाउंड ऊर्जा इस पेड़ की आपूर्ति करने में असमर्थ थी। मुझे भी कोशिश करने दो, निवेदिता ने कहा कि वो भी प्रयास करेगी। निवेदिता और मानसी ने सहयोग करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर पेड़ को अपनी अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा देना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके चारों ओर कुछ हरे कण दिखाई देने लगे। बेकार है, हमारी ऊर्जा अकेले पर्याप्त नहीं है, निवेदिता ने मानसी से कहा। उनकी संयुक्त ऊर्जा भी इस पेड़ को पूरी तरह सक्रिय करने में असमर्थ थी। पीक लॉर्ड, सीनियर सिस्टर मानसी, बहुत से लोग इस जगह की ओर आने लगे हैं। आर्यन ने सूचित किया कि इस स्थान की ओर बहुत तेज हलचल हो रही है। निवेदिता और मानसी तुरंत पीछे मुड़ी और उन्होंने देखा कि आर्यन जो कह रहा था वो सच था। बहुत से लोग इस जगह के करीब आ रहे थे। वे मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज थे। निवेदिता को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। आने वाले सभी लोग उच्च और मध्यम श्रेणी के सितारों की साधना और पृष्ठभूमि वाले शक्तिशाली लोग थे, इसलिए ये अजीब नहीं था कि वे बहुत कम समय में आर्यन के स्थान तक पहुंच गए। कई लोग आए, विशेषकर सागर, हाइमिंग और बादल। दोनों ने आर्यन, मानसी और निवेदिता की ओर देखा। तो कोई यहां पहले ही पहुंच गया। सागर को उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे आगे निकल जाएगा। ये लोग इस जगह क्या कर रहे हैं? 125वें एल्डर ने पूछा।
लगता है कि वे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूं, वे इस पेड़ को सक्रिय करने के लिए अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। 52वें एल्डर की आंखें बहुत तेज थीं। वे तुरंत समझ गए कि आर्यन, मानसी और निवेदिता क्या करने की कोशिश कर रहे थे। क्या इत्तेफाक है, चलो उन्हें हमारे लिए रास्ता बनाने देते हैं, आर्यन ने दबी आवाज में निवेदिता और मानसी से कहा। खुद रास्ता बनाने की परेशानी उठाने के बजाय आर्यन के लिए बेहतर था कि वे सागर और अन्य लोगों का उपयोग रास्ता खुलवाने के लिए करें। इस तरह आर्यन को अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। चलो रास्ते से हट जाते हैं। निवेदिता और मानसी तुरंत सहमत हो गईं। वे दोनों इन लोगों को समस्या सुलझाने देने के लिए तैयार थीं। आर्यन, मानसी और निवेदिता रास्ते से हट गए। उन्होंने इन लोगों को पेड़ सक्रिय करने की कोशिश करने दी। सागर और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर तुरंत आगे आए। उन सभी ने अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग पेड़ पर करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने प्रयास किया, उनके चारों ओर कई हरे कण दिखाई देने लगे। बेकार है, हमारी ऊर्जा अकेले पर्याप्त नहीं है, सागर ने निवेदिता से कहा। उनकी संयुक्त ऊर्जा भी इस पेड़ को पूरी तरह सक्रिय करने में असमर्थ थी। तुम लोग मदद क्यों नहीं करते? आर्यन के समूह को शांत देखकर 52वें एल्डर ने पूछा। हम क्यों मदद करें? आप लोग काफी होने चाहिए, आर्यन ने 52वें एल्डर से कहा। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर हम इसे सक्रिय करते हैं तो तुम्हें इसका उपयोग करने की जरूरत नहीं है। 52वें एल्डर आर्यन की बात से खुश नहीं थे। ये कहने से पहले कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आप सक्षम हैं या नहीं? आर्यन ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा। अध्याय 1603। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, बस अपनी खैर बनाओ, 52वें एल्डर ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने पहली बार आर्यन जैसा कोई व्यक्ति देखा था। चूंकि आर्यन ने एक बहुत ही रहस्यमयी रूप धारण कर रखा था, इसलिए सभी के लिए यह देखना मुश्किल था कि आर्यन वास्तव में कौन था। जब आर्यन ने मदद करने से इनकार कर दिया तो सभी ने तुरंत काम शुरू करने का फैसला किया। उन सभी ने तुरंत अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा का संचार किया और पेड़ ने उसे सोखना शुरू कर दिया। पेड़ हरे रंग के कणों से घिरने लगा। सभी की संयुक्त शक्ति पेड़ को चमकाने और एक सुंदर आभा देने में सक्षम थी। लगता है कि इसने काम किया, चलो और ताकत लगाते हैं। इसे काम करते देख 52वें एल्डर ने आखिरकार सभी को अपनी पूरी प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कहा। वे अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। मानसी ने उन लोगों का उत्साह देखा। उनकी पूरी शक्ति एक साथ आई और पेड़ चमकने लगा। ये अच्छा है, लेकिन ये अभी भी कम है, आर्यन ने कहा कि हर किसी की ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी। अभी भी पर्याप्त नहीं है? निवेदिता ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन का क्या मतलब था। जो होने वाला है उसे देखने के बाद तुम समझ जाओगी, आर्यन ने कहा कि निवेदिता और मानसी को आगे जो होगा उसे देखकर पता चल जाएगा। मानसी और निवेदिता ने सीधे आगे देखा। वे दोनों देख रही थीं कि आगे क्या होने वाला है। स्थिति अभी भी वैसी ही थी। हर कोई अपनी पूरी प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब तक उन्हें कोई बदलाव नहीं दिखा था। बेहतर होगा कि आप अपनी पूरी ताकत लगाएं, अपनी शक्ति बचाकर न रखें, वरना हमारी कोशिशें बेकार जाएंगी। 52वें एल्डर ने सभी से अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए कहा। यदि वे अपनी शक्ति रोकते रहे तो वे इसी स्थान पर फंस जाएंगे। सभी ने अपनी पूरी प्रोफाउंड ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग किया था। उन्होंने पेड़ को चोटी तक जाने वाला दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। दुर्भाग्य से उनकी कोशिशें बेकार रहीं। पेड़ अभी भी पहले जैसा ही था, कुछ भी नहीं हुआ। भले ही हर किसी ने बड़ी मात्रा में अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन ये अफसोस की बात थी कि वे अभी भी चोटी तक का रास्ता बनाने में असमर्थ रहे थे। ये बहुत कष्टदायक है। सागर ने महसूस किया कि ये बहुत असुविधाजनक है। वे सचमुच इस जगह फंस गए थे। इस पेड़ को और अधिक प्रोफाउंड ऊर्जा की आवश्यकता है। हमें और भी अधिक लोगों की आवश्यकता है। 99वें एल्डर ने कहा कि उन्हें और भी अधिक लोगों की आवश्यकता है। हमारी संख्या अभी भी कम है। बेहतर होगा कि हम दूसरों के आने का इंतजार करें, जबकि हम अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा को फिर से संचित कर लें। 52वें एल्डर ने इंतजार करने का फैसला किया। बाकी सभी ने भी वैसा ही किया। वे सभी अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने की कोशिश करने लगे। मैंने तुमसे कहा था, वे सफल नहीं होंगे, आर्यन ने कहा। यदि वे सफल नहीं होते हैं तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? मानसी ने ऊपर जाने के रास्ते के बारे में पूछा। इतने सारे लोगों की संयुक्त शक्ति भी चोटी का दरवाजा खोलने में असमर्थ रही थी। ये बहुत आसान है, आर्यन ने कहा कि यह करना बहुत आसान है और वो निश्चित रूप से दरवाजा खोल सकता है। निवेदिता और मानसी काफी उत्सुक थीं कि आर्यन किस तरह के तरीके का इस्तेमाल करेगा। यदि तुम ये कर सकते हो तो तुमने इसे शुरू से क्यों नहीं किया? निवेदिता ने आर्यन से पूछा कि उसने इसे शुरू से क्यों नहीं किया। बेशक मेरे पास इसके लिए कारण है, आर्यन ने कहा कि उसके पास ऐसा करने के ठोस कारण थे। वे भी काफी चालाकी कर रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि उनकी प्रोफाउंड ऊर्जा पहले ही खत्म हो जाएगी। आर्यन ने देखा कि सागर और उसके बगल के लोग बेईमानी कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि सागर और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर्स ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। वे इन लोगों को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। आर्यन बता सकता था कि सागर काफी चालाक था।
उसने जानबूझकर अपनी शक्ति बचाकर रखी थी ताकि गेट खुलने पर वो उसका उपयोग कर सके। पीक लॉर्ड निवेदिता, सीनियर सिस्टर मानसी, मुझे आपको कुछ बताना है, कृपया मेरी बात सुने। आर्यन ने मानसी और निवेदिता से अपनी योजना बताई। क्या तुम आश्वस्त हो? निवेदिता ने आर्यन से फिर पूछा। सच कहूं तो आर्यन की योजना निश्चित रूप से सागर और इस जगह के सभी लोगों को गुस्सा दिला देगी। मैंने जोखिम का हिसाब लगा लिया है। कम से कम हम उन्हें इसी स्थान पर रख सकते हैं जबकि हम ऊपर जा सकते हैं, आर्यन ने निवेदिता और मानसी से कहा। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे, निवेदिता सहमत हो गई। जब तक आर्यन की योजना सही थी, निवेदिता उसका साथ देने के लिए तैयार थी। मैं भी सहमत हूं, मानसी ने भी निवेदिता जैसा ही जवाब दिया। बहुत अच्छा, आर्यन खुश था। निवेदिता आखिरकार उसके साथ सहयोग करने को तैयार थी। अब आर्यन को पूरा भरोसा था। आर्यन आगे बढ़ा। वो पेड़ की ओर गया जो वर्तमान में लोगों से घिरा हुआ था। आर्यन को पास आते देख कई लोगों ने उसे रोकना शुरू कर दिया। आर्यन को रोकने का आदेश 52वें एल्डर ने दिया था। रास्ते से हट जाओ, आर्यन ने सभी को अपने रास्ते से हटने को कहा। हमें किनारे क्यों हटना चाहिए? तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? ये क्षेत्र तुम्हारे लायक नहीं है, आर्यन को रोकने वाले लोगों ने कहा कि वो इस क्षेत्र में रहने के योग्य नहीं है। क्या तुम्हारे पास ऐसी बातें कहने का अधिकार है? आर्यन ने कहा कि इन लोगों को मुझसे ऐसी बातें कहने का कोई हक नहीं है। लोग क्रोधित हो रहे थे। वे सभी आर्यन की बातों से असंतुष्ट थे। तुम्हारी हमसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? सामने वाले व्यक्ति ने आर्यन की ओर कदम बढ़ाया। उसने आर्यन को चुनौती दी। मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आर्यन ने कहा कि उसे उनमें कोई रुचि नहीं है। तो तुम डर गए? आर्यन को विरोध न करते देख सभी ने सोचा कि वो डर गया है। ज्यादा बातें मत करो और बस रास्ते से हट जाओ, आर्यन ने अपने सामने खड़े लोगों से कहा। आर्यन को अपने आसपास के लोगों की बातों की रियली में कोई परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य बड़ा था, तो वो उन लोगों पर ध्यान क्यों दे जिन्हें वो जानता भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, इस जगह पर तुम्हारा स्वागत नहीं है, 52वें एल्डर ने आखिरकार बोलना शुरू किया। वो आर्यन को अपनी मनमर्जी नहीं करने दे सकता था। तुम इस जगह के मालिक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अमर अमोघ सागर क्षेत्र का एक एल्डर हूं? मैं तुम्हें अपनी कही बात पर पछतावे करवा सकता हूं। क्या मुझे परवाह है कि तुम अमर अमोघ सागर क्षेत्र से हो? मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आर्यन ने उदासीन स्वर में कहा। वो 52वें एल्डर की धमकियों से नहीं डरा था। 52वां एल्डर यह अंदाजा लगाने लगा कि आर्यन कौन है। वो बहुत रहस्यमयी है। आखिर अमर अमोघ सागर क्षेत्र का सामना करते समय कोई इतना बहादुर कैसे हो सकता है? इस साथी की साधना कम है, क्या वो अपनी ताकत छिपा रहा है? आर्यन की साधना का स्तर बहुत कम दिख रहा था, इसीलिए 52वें एल्डर को आर्यन की वास्तविक शक्ति पर थोड़ा संदेह था। आर्यन सभी के पास से गुजरा और सीधे पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। अध्याय 1604। तुम लोग इस जगह में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो सीधे अमर अमोघ सागर क्षेत्र को चुनौती देने का साहस करता है, सागर ने कहा। उसने पहली बार किसी को इतने दुस्साहस के साथ अमर अमोघ सागर क्षेत्र का सामना करते देखा था। आर्यन वास्तव में बहुत बहादुर था। उसने होने वाले किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना सीधे चुनौती दी थी। रहने दो, खुद को शर्मिंदा मत करो, तुम ये नहीं कर पाओगे। आर्यन को अकेले पेड़ को सक्रिय करने की कोशिश करते देख 52वें एल्डर ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। सही कहा, खुद की बेइज्जती मत कराओ, तुम अकेले ये नहीं कर सकते। जब हम सब मिलकर ये नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? 99 और 125वें एल्डर ने भी आर्यन को अपमानित करने में कसर नहीं छोड़ी। आसपास के कुछ और लोग भी आर्यन पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि आर्यन एक मूर्ख व्यक्ति है। आर्यन ने अपने आसपास के सभी लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग करना शुरू किया। आर्यन ने अपनी जल नस को खोल दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक विशाल और अजेय प्रोफाउंड ऊर्जा प्रकट हुई और आर्यन के शरीर से बाहर बहने लगी। इस विशाल ऊर्जा को पेड़ ने तुरंत सोख लिया। पेड़ से तुरंत एक हरे रंग की रोशनी निकली जो इतनी चकाचौंध भरी थी कि उसने पूरी जगह को अपनी रोशनी में लपेट लिया। आर्यन के पास बहुत ही महान प्रोफाउंड ऊर्जा है। निवेदिता ने स्वीकार किया कि आर्यन की ऊर्जा वास्तव में असाधारण थी। ये काफी चौंकाने वाला है, उसके पास इतनी ऊर्जा कैसे है? मानसी अभी भी बहुत उलझन में दिख रही थी। असंभव, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। आर्यन द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग करते ही पेड़ ने तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई थी। जिन लोगों ने आर्यन का अपमान किया था वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आर्यन पेड़ को इस स्तर तक सक्रिय करने में सक्षम होगा। पेड़ ने तुरंत ऊपर की ओर एक बहुत ही चमकदार रोशनी छोड़ी। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बहुत तेज झटका पैदा किया। पेड़ के आसपास मौजूद सभी लोग तुरंत दूर जा गिरे। 52वें एल्डर और अन्य लोग भी उड़ गए। उनमें पेड़ की उस शक्ति का विरोध करने की क्षमता नहीं थी। रोशनी के शांत होने के बाद एक पोर्टल दिखाई दिया। ये द्वार पेड़ के ऊपरी हिस्से में प्रकट हुआ था। यही चोटी तक जाने का रास्ता है। पोर्टल को देखते ही हर कोई तुरंत उस दिशा की ओर भागा।
हर कोई पोर्टल में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। वे जल्दी से चोटी पर पहुंचना चाहते थे ताकि वहां मिलने वाले पुरस्कारों को हासिल कर सकें। यहां तक कि सागर और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर्स भी जल्दी से ऊपर जाने के लिए आसमान में उड़ने लगे। ये निर्लज लोग। आर्यन ने देखा कि ये लोग उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पहले उन्होंने ही कहा था कि आर्यन इसके योग्य नहीं है। आर्यन का इरादा इन लोगों को खुद रोकना नहीं था, क्योंकि अब ये काम किसी और का था। जैसे ही वे पोर्टल में प्रवेश करने वाले थे, उनके शरीर अपनी जगह पर रुक गए और किसी चीज ने उन्हें पीछे खींच लिया। ये क्या है? एक जाल? क्या ये बर्फ का धागा नहीं है? सभी को आखिरकार एहसास हुआ कि उनका शरीर एक अत्यंत मजबूत बर्फ के धागे में फंस गया है, जिसने उनकी गति को रोक दिया है। इसके अलावा कुछ लोग बर्फ में जम गए थे। वे वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम आप लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। निवेदिता और मानसी ने पोर्टल में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को रोक दिया। हमें रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? सागर और अन्य लोगों ने निवेदिता और मानसी से पूछा। तुम्हें प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। शुरुआत में तुमने कहा था कि तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे। अब हमारी बारी है ये कहने की कि आर्यन ने प्रकट होकर सागर के सवाल का जवाब दिया। क्या तुम हम सभी से लड़ना चाहते हो? 99 एल्डर ने आर्यन से कहा। आर्यन ने जो किया उसने स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद सभी लोगों को क्रोधित कर दिया था। तुम शुरू से ही मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो, इसलिए ये कहने का कोई मतलब नहीं है। सच कहूं तो मैं तुम लोगों से लड़ना चाहता हूं। आर्यन के शरीर से विशाल बिजली निकलने लगी। उसने इस बिजली का उपयोग वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करने के लिए किया। धमाका! एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने तुरंत उस स्थान के लगभग सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चलो, एक मजबूत हमला करने के बाद आर्यन ने निवेदिता और मानसी को साथ चलने के लिए कहा। आर्यन, मानसी और निवेदिता पोर्टल में प्रवेश कर गए। उनके अंदर जाने के कुछ समय बाद पोर्टल सिकुड़ने लगा और गायब हो गया। लानत है! 99 एल्डर ने काफी जोर से गाली दी। उन्हें वास्तव में आर्यन और उनके समूह ने रोक दिया था। वो कमीना, उसके पास काफी ताकत है। 52वें एल्डर ने स्वीकार किया कि आर्यन सक्षम था। अब उसे समझ आया कि अमर अमोघ सागर क्षेत्र की धमकियों का सामना करते समय वो इतना निडर क्यों था। बस देखो, अगर हम फिर से मिले तो मैं उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। 125वें एल्डर आर्यन को अपने हाथों से मारना चाहता था। इसे भूल जाओ। बेहतर होगा कि हम इस बात पर ध्यान दें कि चोटी तक कैसे पहुंचा जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पीछे रह जाएंगे। 52वें एल्डर ने आर्यन के मामले को अभी के लिए छोड़ दिया। तुम्हारा विचार वास्तव में मानसिक भरा हुआ था। अब हर कोई हमारे खिलाफ हो जाएगा। मानसी ने आर्यन से कहा। सच कहूं तो आर्यन ने सागर और सभी शक्तिशाली लोगों को उकसाकर उन्हें अपना दुश्मन बना लिया था। शुरुआत से ही हमारे लक्ष्य समान थे, इसलिए जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए टकराव होना तय था। आर्यन ने आसानी से जवाब दिया। आर्यन, ऐसा लगता है कि तुम सागर को नापसंद करते हो। क्या तुम्हें उससे कोई समस्या है? निवेदिता ने आखिरकार भांप लिया कि आर्यन सागर और अमर अमोघ सागर क्षेत्र को पसंद नहीं करता। हाँ, अतीत में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ है। आर्यन ने बताया कि सागर के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी। वो किस प्रकार की समस्या है? निवेदिता इस बारे में थोड़ी उत्सुक थी। आर्यन ने निवेदिता को सागर के प्रति अपनी नापसंदगी की वजह बताई कि कैसे सागर ने उस पर हमला किया था और वो लगभग मारा गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उससे इतनी नफरत करते हो। निवेदिता को अब समझ आ गया था कि आर्यन सागर से इतनी नफरत क्यों करता है। मैं वास्तव में उससे लड़ना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके आसपास काफी मजबूत सुरक्षाकर्मी हैं। आर्यन ने ईमानदारी से सागर को हराने की इच्छा जताई। अध्याय 1605 गरुड़ देवता हायोस की मूर्ति। निवेदिता ने कहा कि वे 3 एल्डर निश्चित रूप से सागर की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी सुरक्षा को थोड़ा भी खतरा हुआ तो निश्चित रूप से उन एल्डर्स के पूरे परिवार को कुछ ही समय में खत्म किया जा सकता है। निवेदिता ने आगे बताया कि वे एल्डर सागर की सुरक्षा का हर हाल में ध्यान रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सागर की सुरक्षा उनके अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर सागर के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को शायद जीवित दफना दिया जाएगा, क्योंकि वे सागर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सके, जिसकी तुलना मीरा और शनाया जैसे दिग्गजों से की जाती है। आर्यन ने पहले ही उन 3 एल्डर्स की ताकत का आकलन कर लिया था, जो सागर के साथ साए की तरह रहते थे। आर्यन ने अपने अनुभव से बताया कि उन 3 एल्डर्स के पास असाधारण क्षमताएं हैं और वे किसी भी हमले को बड़ी आसानी से हवा में ही रोक सकते हैं। सागर के साथ मौजूद तीनों एल्डर्स की शक्ति वास्तव में बहुत गहरी है और उन तीनों के पास काफी उच्च स्तर की साधना और आधार है। इसलिए जब तक सागर अमर अमोघ सागर क्षेत्र के उन 3 एल्डर्स के साथ है, उसके खिलाफ लड़ना या उसे नुकसान पहुंचाना काफी कठिन काम है। आर्यन ने निवेदिता और मानसी को अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। वे लोग निश्चित रूप से काफी समय तक ऊपर नहीं आ पाएंगे। निवेदिता और मानसी उसकी बात से सहमत हो गईं। उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और ऊपर की मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। अगली मंजिल पर पहुंचते ही उनके सामने अनगिनत छेदों का एक जाल जैसा बिछ गया।
ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाने का रास्ता इन हजारों छेदों में से किसी एक में छिपा है और आर्यन को सही रास्ता ढूंढना होगा। अपनी गॉड आइज की मदद से आर्यन ने बिना किसी देरी के उस सही छेद का पता लगा लिया जो उन्हें सीधे चोटी की तरफ ले जाता था। आर्यन रास्ता दिखाने में बहुत कुशल साबित हो रहा था। निवेदिता और मानसी को आर्यन के पीछे चलने में जरा भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आर्यन जिस रास्ते पर कदम रख रहा था वो बहुत सुगम था, मानो वहां पहले से कोई रुकावट नहीं थी। आर्यन, मानसी और निवेदिता ने इस अगली चुनौती को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब वे एक विशाल मंदिर के सामने खड़े थे जिसमें कई मंजिलें थीं और उसका पूरा क्षेत्र अत्यंत अद्भुत और भव्य लग रहा था। आर्यन के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या वे सच में सबसे ऊपर यानी चोटी पर पहुंच गए हैं। निवेदिता आर्यन को लेकर उस मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी और कहा कि चलो पहले इस मंदिर का निरीक्षण करते हैं। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम अंदर जाकर ये देखें कि इस प्राचीन मंदिर के भीतर क्या छिपा है। पूरा मंदिर धूल की मोटी परतों से ढका हुआ था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि इस जगह को हजारों सालों से उपेक्षित छोड़ दिया गया है। तभी मानसी ने मंदिर के ठीक बीचों बीच स्थित एक विशाल मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस मंदिर को देखो, यहाँ बीच में एक गरुड़ का प्रतीक बना हुआ है। आर्यन ने उस जगह को साफ करने का मन बनाया और कहा कि ये जगह बहुत घनी धूल से भरी हुई है, चलिए इसे साफ कर देते हैं। उसने मंदिर में जमी धूल को हटाने के लिए अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा का आवाहन किया और हवा का एक शक्तिशाली झोंका पैदा किया ताकि सारी धूल उड़ जाए। मानसी और निवेदिता अचानक आई उस तेज हवा से अपनी पोशाक को संभालने की कोशिश करने लगी। वे दोनों आर्यन के इस अचानक किए गए कार्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आर्यन द्वारा छोड़ी गई हवा की उस प्रचंड शक्ति ने पल भर में उस पूरे मंदिर को धूल से मुक्त कर दिया। निवेदिता ये देखकर बहुत चकित रह गई और उसने आर्यन से पूछा कि अभी यहाँ क्या हुआ। वो सच में दंग थी कि आर्यन हवा की इतनी प्रचंड शक्ति का प्रयोग इतनी सहजता से कैसे कर सकता है। आर्यन की उस शक्ति की बदौलत वो धूल भरा मंदिर अब पूरी तरह चमक उठा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी मेहनत का फल देखा और कहा कि बहुत बढ़िया, अब ये जगह रहने लायक और साफ सुथरी लग रही है। निवेदिता ने जिज्ञासावश आर्यन से सवाल किया कि आर्यन, तुम हवा की इस प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग कैसे कर पा रहे हो, जबकि कुछ ही देर पहले तुमने बिजली की शक्ति का भी प्रदर्शन किया था। उसने हैरान होते हुए पूछा कि आर्यन के पास एक साथ इतनी विविध शक्तियां कैसे हो सकती हैं। निवेदिता के लिए ये बात तर्क से परे थी कि कोई योद्धा एक साथ इतने सारे तत्वों पर नियंत्रण कैसे रख सकता है। आर्यन ने अपनी इस अद्वितीय क्षमता को उनसे नहीं छिपाया और गर्व से कहा कि सच तो यह है कि मुझे 4 अलग अलग शक्तियों में महारत हासिल है। उसे निवेदिता के सामने अपनी असलियत छिपाने की कोई जरूरत नहीं लगी। आर्यन की बात सुनकर निवेदिता को मानो चक्कर आने लगा, क्योंकि गॉड रेल्म के इतिहास में ऐसी किसी बात पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। उसने आज तक कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना था जिसके शरीर में 4 अलग अलग तत्व एक साथ मौजूद हों। हकीकत तो ये थी कि इस युग का सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति भी केवल 3 तत्वों का मालिक था और उसे भी लोग किसी देवता का अवतार मानकर पूजते थे। निवेदिता जिस महान योद्धा की बात कर रही थी वो एक अत्यंत उच्च श्रेणी के सितारे से संबंध रखता था और उसकी प्रतिभा ऐसी थी कि गॉड रेल्म की 5 बड़ी शक्तियां उसे अपने पाले में करने के लिए तरसती थीं। निवेदिता ने खुद को शांत किया और कहा कि अब मैं अधिक आश्चर्यचकित नहीं होंगी। तुम वास्तव में एक छोटे राक्षस की तरह हो जिसके पास कल्पना से परे चीजें हैं। आर्यन के पास मौजूद हर चीज किसी चमत्कार जैसी थी। मानसी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि निवेदिता पर इस समय क्या बीत रही है। मानसी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला मान रही थी, क्योंकि उसने आर्यन के रूप में एक ऐसा बेशकीमती खजाना पा लिया था जो लाखों सालों की खोज के बाद भी मिलना नामुमकिन था। आर्यन की हर हरकत उन लोगों के लिए एक पहेली थी जो उम्र में उससे कहीं बड़े और अनुभवी थे। आर्यन ने अब उस गरुड़ की मूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो अपनी जगह पर शान से खड़ी थी। वो मूर्ति अत्यंत भव्य थी और उसके पंख बहुत घने और कलात्मक थे। उन पंखों की बनावट में एक अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति का एहसास हो रहा था। आर्यन ने उस मंदिर और मूर्ति के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश की। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद उसे एक सुलाग मिला और उसने बताया कि ये गरुड़ देवता हायोस की मूर्ति है। ये वही देवता हैं जिनका गॉड रेल्म के पूरे इतिहास में हवा की सबसे विनाशकारी शक्तियों पर नियंत्रण रहा है। मानसी ने उत्सुकता से पूछा कि क्या तुम इस बारे में कुछ और जानते हो। आर्यन ने उस मूर्ति के रहस्य से पर्दा उठाते हुए मानसी को समझाया कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। ये गरुड़ देवता हायोस की ही प्रतिमा है। मंदिर की बनावट और वहां की ऊर्जा को महसूस करने के बाद मानसी ने कहा कि क्या ये कोई दिव्य मंदिर है। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा कि इसकी संभावना बहुत अधिक है कि ये वास्तव में एक दिव्य मंदिर ही है। निवेदिता एक तरफ खड़ी होकर बड़े ध्यान से आर्यन की बातें सुन रही थी।
उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन को इतने प्राचीन और पौराणिक जीव के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। उसने आज तक किसी भी इतिहास की किताब में इस गरुड़ का जिक्र नहीं पढ़ा था। उसने आर्यन से आग्रह किया कि तुम इस बारे में विस्तार से बताओ, मैं जानना चाहती हूं कि ये किस तरह का जीव है। आर्यन ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि ये गरुड़ अपनी विनाशकारी हवा की शक्ति के लिए जाना जाता है, जो अत्यंत भयानक और प्रचंड है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पंखों का सिर्फ एक प्रहार हजारों सितारों को अपनी जगह से हिला सकता है और उन्हें नष्ट कर सकता है। निवेदिता ने आर्यन की बात सुनकर गहरा सिर हिलाया। आर्यन का ये विवरण ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वो गरुड़ देवता कितने शक्तिशाली रहे होंगे। इसके बाद निवेदिता ने अपने मुख्य उद्देश्य को याद दिलाते हुए कहा कि हमारा यहाँ आने का असली मकसद लेगेसी अवेकनिंग फ्रूट पाना है, तो चलिए अब उसे खोजने चलते हैं। चूंकि निवेदिता को प्राचीन इतिहास की तुलना में फल ढूंढने में अधिक रुचि थी, इसलिए आर्यन और मानसी भी उसके पीछे हो लिए। वे उस विशाल मंदिर के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ गए ताकि लेगेसी अवेकनिंग फ्रूट का ठिकाना मिल सके। जैसे ही आर्यन और उसके साथी वहां से आगे बढ़े, उस मंदिर में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी एक विचित्र घटना हुई। गरुड़ देवता हायोस की उस पत्थर की मूर्ति की आंखों में अचानक हरे रंग की रोशनी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। अध्याय 1606 सागर और एल्डर्स के खिलाफ 1। आर्यन और निवेदिता मंदिर के और गहराई में चले गए। ये स्थान जितना गहरा होता जा रहा था, उतना ही विशाल और भव्य दिखाई दे रहा था। सावधान रहें, इस जगह के चारों ओर बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। आर्यन ने निवेदिता और मानसी को और भी सतर्क रहने के लिए कहा। जैसे ही आर्यन ने ये बात कही, अचानक कई भाले आर्यन की ओर बढ़े। ये भाले जबरदस्त गति और शक्ति के साथ आर्यन की ओर दागे गए थे। आर्यन कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इस हमले से बचने का फैसला किया। इन भालों की चमक और वेग को देखते हुए ये स्पष्ट था कि ये कोई साधारण भाले नहीं थे, इसलिए आर्यन ने बहुत अधिक जोखिम लेना उचित नहीं समझा। धमाका! जैसे ही भाला दीवार से टकराया, एक बड़ा विस्फोट हुआ। उस विशाल भाले के प्रहार से दीवार तुरंत टुकड़े टुकड़े में बिखर गई। ये जाल बहुत भयानक है। अगर ये मुझे लग जाता तो क्या होता? आर्यन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वो भाला उसे छू जाता तो उसका क्या हाल होता। क्या तुम ठीक हो? मानसी ने आर्यन की स्थिति के बारे में पूछा। उसने पूछा कि आर्यन ठीक है या नहीं। मैं ठीक हूं। यहाँ के जाल वास्तव में काफी डरावने निकले। हमारे लिए और भी सावधान रहना बेहतर होगा। आर्यन ने मानसी और निवेदिता को चेतावनी दी। निवेदिता और मानसी आर्यन की बात से सहमत थीं। इस जगह के जाल वास्तव में पहले से कहीं अधिक भयानक थे, इसलिए उन्हें संभल कर कदम बढ़ाना था। वे तीनों अपनी यात्रा जारी रखते हुए बहुत सावधानी से चल रहे थे। आर्यन लगातार गॉड आइज का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी एक निश्चित सीमा थी और इसके अत्यधिक प्रयोग से आर्यन गंभीर संकट में पड़ सकता था। नसों को खोलने की प्रक्रिया के बाद आर्यन अभी भी थका हुआ था, इसलिए वो गॉड आइज का निरंतर उपयोग करने में असमर्थ था। ये जगह अभी भी बहुत साफ है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस जगह की स्वच्छता देखकर आर्यन पुष्टि कर सकता था कि वे ही सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं। लगता है कि हम वाकई यहाँ सबसे पहले आए हैं। मुझे इस जगह पर युद्ध का कोई निशान नहीं दिख रहा है। मानसी भी आर्यन की बात से पूरी तरह सहमत थी। फिर उन्होंने इस जगह पर जाल क्यों बिछाया? आर्यन के मन में जिज्ञासा जागी। शायद इस जगह में मौजूद चीजों की रक्षा करने के लिए। निवेदिता ने कहा कि यहाँ निश्चित रूप से कुछ मूल्यवान छिपा हो सकता है। लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। सच कहूं तो मुझे डर था कि ये मंदिर खाली है। आर्यन ने अवनी से भी पूछा था, लेकिन दुर्भाग्य से अवनी को भी इस स्थान के आसपास किसी कीमती चीज के होने का आभास नहीं हुआ। अवनी को अभी भी यही महसूस हो रहा था कि सबसे शक्तिशाली वस्तु चोटी पर है, इसलिए आर्यन और अन्य लोगों को अपनी मंजिल की तलाश में ऊपर जाना था। थोड़ी देर चलने के बाद आर्यन आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जो लेखों से भरी हुई थी। दीवार पर लिखे लेखों से ये देखा जा सकता था कि ये एक प्राचीन भाषा थी जिसे समझना कठिन था, या शायद ये देवताओं की भाषा थी। आर्यन ने अनगिनत भाषाओं में महारत हासिल की थी, इसलिए अब वो इन नक्काशी के भीतर छिपे संदेश को पढ़ सकता था। एक कहानी। कुछ हिस्सा पढ़ने के बाद आर्यन ने देखा कि ये एक कहानी है। ये पूरा लेख इस मंदिर के बारे में एक विस्तृत कथा थी। यहाँ गरुड़ देवता हायोस के बारे में भी सब कुछ बहुत विस्तार से लिखा हुआ था। गरुड़ देवता हायोस सबसे ऊंची चोटी पर निवास करते हैं और केवल कुछ चुने हुए लोग ही उनसे मिल सकते हैं। गरुड़ देवता हायोस के स्थान पर पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर जाने वाला हर कदम बहुत भारी महसूस होता है। कई लोग वापस लौट जाते हैं क्योंकि वे इन सीढ़ियों को चढ़ने में असमर्थ होते हैं। ये एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। 10 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति भी शायद इस परीक्षा को पास न कर पाए।
क्या तुम्हें कुछ मिला? मानसी ने आर्यन से पूछा। आर्यन बहुत गंभीर दिख रहा था और वो सूक्ष्मता से उस स्थान का अवलोकन कर रहा था। मुझे कुछ दिलचस्प मिला है। पता चला है कि ऊपर जाने का एक रास्ता है। आर्यन ने बताया कि उसे ऊपर जाने का मार्ग मिल गया है। कैसे? निवेदिता और मानसी जानना चाहती थीं कि आर्यन ने क्या खोजा है। आर्यन ने उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया कि ऊपर जाने के लिए उन्हें एक बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। वो स्थान कहाँ है? निवेदिता को परीक्षा की परवाह नहीं थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि आगे उन्हें कहाँ जाना है। वो स्थान ठीक उसी मूर्ति के पास है जिसे हमने अभी पीछे छोड़ा है। वही ऊपर जाने का रास्ता है। आर्यन ने बताया कि गरुड़ देवता की मूर्ति जिसे वे पार कराए हैं वही ऊपर जाने की कुंजी है। तो वो मूर्ति ही मुख्य द्वार है। तो चलिए जितनी जल्दी हो सके वापस लौटते हैं। ये जानकर कि उन्होंने एक अवसर गंवा दिया है, निवेदिता ने तुरंत आर्यन और मानसी को वापस लौटने का सुझाव दिया। आर्यन, मानसी और निवेदिता वापस मुड़े और उसी स्थान की ओर चल दिए जहां से वे आए थे। जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नीचे वाला समूह ऊपर आ चुका था। अब कई लोग इस स्थान पर पहुंच चुके थे। वे वहां हैं। 125वें एल्डर ने तुरंत आर्यन की ओर इशारा किया। ये साफ था कि वो आर्यन की मौजूदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। लगभग हर कोई आर्यन के समूह को नापसंद करता था क्योंकि उन्होंने चोटी तक जाने का उनका रास्ता रोका था। ऐसा लगता है कि हमें युद्ध करना होगा। खुद को तैयार रखें। निवेदिता ने आर्यन और मानसी को कड़ी चेतावनी दी। अब युद्ध अपरिहार्य था। इस बार वे पहले से ही चोटी के शिखर पर थे और उस रहस्य तक पहुंचने के लिए बस कुछ ही कदम दूर थे जिसे पाने की इच्छा हर कोई रखता था। शत्रुता और हत्या की एक प्रबल भावना उस स्थान को घेरने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला था। आर्यन युद्ध के लिए तैयार था। वे बिना लड़े आगे नहीं बढ़ सकते थे। सागर, 52वें एल्डर, 99वें एल्डर और 125वें एल्डर सभी युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने एक अत्यंत डरावनी आभा छोड़ी। एक महान शक्ति से संबंध रखने वाले लोगों के रूप में जिन्होंने इस दुनिया पर नियंत्रण किया था, उन चारों की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। उन चारों के पास इस स्थान पर मौजूद सभी लोगों के बीच सबसे भयानक शक्ति थी। जबकि बादल और हेवनली स्पीयर किंगडम के लोग अभी भी दुविधा में थे। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं। युवा मास्टर, क्या हमें अभी युद्ध में शामिल होना चाहिए? एल्डर्स ने बादल से पूछा कि क्या इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हम इंतजार करके देखेंगे। वो एक खतरनाक व्यक्ति लगता है। बादल को महसूस हुआ कि आर्यन एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। उसे लगा कि उसने आर्यन को पहले कहीं देखा है। अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो उसके सामने मौजूद इस व्यक्ति ने उसे उस नकाबबाज हीरो की याद दिलाई जो गॉड रेल्म में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्ति बन गया था। क्या तुम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो या नहीं? 99वें एल्डर ने आर्यन, मानसी और निवेदिता से कहा कि वो तीनों खुद को सौंप दें। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हम आपसे माफी क्यों मांगे? क्या आप मजाक कर रहे हैं या आप मूर्ख हैं? आर्यन को कोई समस्या नहीं थी। शुरुआत से ही वे लोग ही उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। अध्याय 1607 सागर और एल्डर्स के खिलाफ 2। तो तुमने अभी भी हमसे लड़ने का रास्ता चुना है। ये देखते हुए कि आर्यन अभी भी लड़ने पर अड़ा हुआ था, उनके पास आर्यन से युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तुम एक योग्य प्रतिद्वंदी हो। तुम अमर अमोघ सागर क्षेत्र को चुनौती देने में बहुत बहादुर हो। सागर ने आर्यन के साहस को स्वीकार किया। गॉड रेल में बहुत कम लोग अमर अमोघ सागर क्षेत्र को चुनौती देने की हिम्मत करते थे, क्योंकि जो ऐसा करते थे वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते थे। सावधान रहना, मैं अपनी शक्ति नहीं रोकूंगा, कहीं तुम्हारी किस्मत खराब न हो जाए, आर्यन ने सागर से कहा। आर्यन इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वो सागर से लड़ने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए उत्सुक था। ये इतना आसान नहीं होगा, पहले मुझसे लड़ो। 125वें एल्डर आगे आए। उनका इरादा आर्यन से लड़ने का था। आर्यन ने अपनी भौएं सिकोड़ी। ये व्यक्ति उसे क्यों परेशान कर रहा था जब वो सागर का सामना करना चाहता था? इसे मुझ पर छोड़ दो। मानसी ने कहा कि वो 125वें एल्डर से निपट लेगी ताकि आर्यन सागर से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने मानसी को धन्यवाद दिया। मानसी की मदद आर्यन के लिए बहुत मायने रखती थी। मानसी आगे बढ़ी और 125वें एल्डर का सामना करने लगी। मानसी का शरीर अत्यंत ठंडी प्रोफाउंड बर्फ से ढका हुआ था। ये ठंड चारों ओर फैलने लगी और हर किसी को ठिठुरन महसूस होने लगी। लानत है, ये बहुत ठंडा है। हर किसी को कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी। ये ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। ओह, तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। 125वें एल्डर मानसी से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने मानसी का सामना करने के लिए 2 हाथों वाली तलवार निकाल ली। 125वें एल्डर के चारों ओर बहुत बड़ी मात्रा में पानी दिखाई देने लगा और देखते ही देखते आसपास का इलाका पानी से भर गया। पानी बहुत तेजी से फैला, लेकिन दुर्भाग्य से वो मानसी तक पहुंचने में असमर्थ रहा। जैसे ही पानी मानसी के पास पहुंचा, वो तुरंत बर्फ में बदल गया। धमाका!
मानसी ने युद्ध शुरू किया। दोनों आगे आए और एक दूसरे पर हमला किया। वर्तमान में मानसी जेड लोटस शिखर की तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी पहचान उजागर हो जाती। मानसी अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए केवल उस आइस फीनिक्स विरासत का उपयोग कर सकती थी जो उसे निवेदिता ने दी थी। अपनी पहचान छिपाने का यही एकमात्र तरीका था। ये बर्फ बहुत मजबूत है। 125वें एल्डर परेशान दिखे। उनकी पानी की शक्ति हमेशा मानसी द्वारा सील कर दी जाती थी, जिससे युद्ध असंतुलित हो रहा था। दूसरी ओर निवेदिता 52वें एल्डर और 99वें एल्डर से लड़ रही थी। वो अकेले उन दोनों का सामना कर रही थी। निवेदिता की वर्तमान क्षमताओं के साथ वो उन दोनों को कुछ समय के लिए रोक कर रख सकती थी। धिक्कार है, इस महिला के पास काफी कठिन तकनीक है, इससे निपटना आसान नहीं है। 52वें एल्डर निवेदिता के खिलाफ बहुत सावधान थे। निवेदिता की क्षमताएं वास्तव में बहुत दुर्जेय और निपटने में कठिन थीं। निवेदिता के पास काफी घातक आइस धागे की तकनीक थी। ये बर्फ का धागा युद्ध में बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये बहुत पतला था और कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकता था। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो वे दोनों निवेदिता के हमले से घायल हो सकते थे, इसलिए वे अत्यंत सतर्कता के साथ उसका सामना कर रहे थे। अब जब हमारे युद्ध के रास्ते में कोई नहीं खड़ा है, तो चलिए अपनी पिछली शिकायतों का निपटारा करते हैं। आर्यन बहुत खुश दिख रहा था। वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। शिकायत? क्या हम मिले हैं? सागर नहीं जानता था कि आर्यन कौन है। उसे वास्तव में आर्यन से मिलना याद नहीं था। हो सकता है कि तुम न जानते हो, लेकिन हम मिले हैं और लड़े भी हैं। इस बार मैं जो हुआ उसका बदला लूंगा। आर्यन ने कहा कि वो पुराने हिसाब चुकता करेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? ये एक मजाक है। मैं अमर अमोघ सागर क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली राजकुमार हूं। मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो, सागर ने आर्यन से कहा। सच कहूं तो सागर ने आर्यन को अपने बराबर का प्रतिद्वंदी नहीं समझा था। पिछली मुलाकात के बाद से सागर और भी मजबूत हो गया था। अब उसकी ताकत एक एल्डर के स्तर पर थी और वो जल्द ही एक जागृति समारोह से गुजरने वाला था, जिससे उसे अमर अमोघ सागर क्षेत्र की वंशानुगत विरासत प्राप्त होगी। जब ऐसा होगा तो सागर पुराने शासक का उत्तराधिकारी बनेगा और अमर अमोघ सागर क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। मुझे कभी कम मत समझना, मुझे मामूली समझकर नीचा देखना अच्छा नहीं है, आर्यन ने सागर से कहा। सागर खुद पर बहुत गर्व कर रहा था और अपनी पृष्ठभूमि को लेकर बहुत आत्मविश्वासी था। आर्यन की कोई बहुत मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी, वो बस एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए वो अपनी पृष्ठभूमि के बारे में शेख ही नहीं बघार सकता था। तुम सच में कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम इस राजकुमार के योग्य नहीं हो। सागर ने कहा कि आर्यन उससे लड़ने के लायक नहीं है। देखते हैं कि अमर अमोघ सागर क्षेत्र के राजकुमार में क्षमता है या वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। आर्यन ने अब खुद को नहीं रोका। सागर को उकसाने का समय आ गया था। सागर को उकसाना सबसे आसान था। वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता था और उकसाने पर खुद से नियंत्रण खो देता था। ऐसा लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। सागर आगे बढ़ा। उसने आर्यन का सामना करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। ड्यूअल ड्रैगन वाटर आर्ट। सागर ने तुरंत अपनी तकनीक का उपयोग किया। सागर के चारों ओर विशाल आकार के 2 ड्रैगन तुरंत प्रकट हो गए। इसे मार डालो, सागर ने अपना हाथ घुमाया। जैसे ही सागर ने ऐसा किया, उसके बगल वाले ड्रैगन का सिर सीधा आर्यन की ओर बढ़ा। वो ड्रैगन आर्यन को जकड़ लेना चाहता था। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपनी सभी उंगलियां खोल दीं और सागर के हमले को रोकने का इरादा किया। मूर्ख, सागर आर्यन पर हंसा। आर्यन ने जो किया वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। आर्यन ने नंगे हाथों से उसके हमले को रोकने की कोशिश की थी। बेशक सागर को लगा कि यह हास्यपद है। दोनों ड्रैगन के सिरों ने अपने जबले खोले और आर्यन पर हमला करने की कोशिश की। उनके नुकीले और मजबूत दांत आर्यन के शरीर को कुचल ही वाले थे। गायब हो जाओ, आर्यन ने कहा। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, ड्यूअल ड्रैगन वाटर आर्ट तुरंत बिना किसी अवशेष के गायब हो गया। क्या ये कैसे हुआ? जो अभी हुआ था उसे देखकर सागर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जो हुआ था वो काफी चौंकाने वाला था। तकनीक बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक गायब हो गई थी, भले ही सागर ने उसे रद्द नहीं किया था। लगता है कि तुम सिर्फ बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, आर्यन ने सागर से कहा। सागर सदमे से बाहर आया। उसने अपना हाथ बहुत कसकर भींच लिया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे कम आंकने की हिम्मत की थी। सच कहूं तो ये सागर को चिढ़ाने और क्रोधित करने के लिए काफी था। मैं तुम्हें अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दूंगा। सागर ने अपनी पूरी ताकत बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही सागर ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, मंदिर सागर द्वारा उत्सर्जित आभा से थोड़ा कांपने लगा। अमर अमोघ सागर क्षेत्र का राजकुमार आग बबूला है, ये बहुत गंभीर है। नीचे खड़े लोग दूर जाने लगे। सागर के गुस्सा होने पर करीब आना ठीक नहीं था। वे दोनों की लड़ाई में घसीटे जा सकते थे। आर्यन अभी भी बहुत सहजता से खड़ा था। सागर की शक्ति को इतनी तेजी से बढ़ते देख उसने कोई डर नहीं दिखाया। अध्याय 1608।
आर्यन और सागर अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे हैं। ऊपर से बहुत भारी बारिश होने लगी। ये बारिश इतनी तेज थी कि इसने जमीन की पूरी सतह को जलमग्न कर दिया। भले ही वे वर्तमान में पहाड़ के अंदर थे जहां बारिश होना लगभग असंभव था, लेकिन ये सब सागर द्वारा अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन के कारण संभव हुआ था। मंदिर में पानी भरने लगा। पानी का स्तर ऊंचा होता जा रहा था, जिससे हर किसी को उड़ना पड़ा ताकि वे डूब न जाएं। सागर ने अपनी बाहें बहुत चौड़ी खोल दी और नीचे का पानी सतह पर आने लगा। सागर ने पानी को नियंत्रित किया। उसने इस जगह के सारे पानी पर अपना कब्जा कर लिया। ड्रैगन वाटर बर्स्ट। सागर ने अधिक से अधिक ड्रैगन के सिर बनाए और इन सभी ड्रैगन के सिरों ने आर्यन पर पानी की बौछार की। उच्च दबाव वाले पानी की ये धारा बहुत शक्तिशाली थी। ये धारा कठोरतम वस्तुओं को नष्ट करने में सक्षम थी। यहाँ तक कि मानव शरीर भी उच्च दबाव वाले पानी को प्राप्त करने पर निश्चित रूप से नष्ट हो सकता था। सागर ने आर्यन का सामना करते समय कोई खेल नहीं खेला। उसने आर्यन को निपटने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। जबकि सागर को अपने दुश्मन से लड़ने के लिए केवल एक शक्तिशाली प्रहार की आवश्यकता होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सागर ने आर्यन को चढ़ाया था, इसलिए सागर आर्यन को टुकड़ों में कुचल देना चाहता था। उच्च दबाव वाले पानी की एक धारा आर्यन से टकराई। ऐसी दर्जनों धाराएं आर्यन के शरीर पर लगीं। उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए। इतना शक्तिशाली हमला प्राप्त करने के बाद आर्यन को मर जाना चाहिए था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आर्यन सागर के शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम होता। आर्यन, निवेदिता और मानसी आर्यन के लिए चिंतित थीं। दोनों आर्यन की सुरक्षा को लेकर डरी हुई थीं, जो सागर के हमले की चपेट में आ गया था। सागर का हमला काफी मजबूत था। दूर से निवेदिता और मानसी महसूस कर सकती थीं कि वो कितना शक्तिशाली था। ये निश्चित रूप से सागर द्वारा आर्यन पर किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला था। हा, दूसरों के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। तुम खुद मुसीबत में हो। 125वें एल्डर, 99वें एल्डर और 52वें एल्डर ने मानसी और निवेदिता से कहा। उन दोनों के पास आर्यन की चिंता करने का समय नहीं था। इस समय उन दोनों की सुरक्षा भी बड़ी मुसीबत में थी। निवेदिता और मानसी वास्तव में मुसीबत में थीं। दोनों अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर्स द्वारा रोक कर रखी गई थीं, इसलिए वे दोनों इस समय आर्यन की मदद करने में असमर्थ थीं। निवेदिता और मानसी गंभीर हो गईं। उन्होंने अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर से लड़ना शुरू कर दिया। वे दोनों अब और खेल नहीं खेल सकती थीं, क्योंकि आर्यन की सुरक्षा दांव पर थी। आर्यन का शरीर गायब हो गया। हवा में आर्यन का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया था। बस इतना ही, ये लड़ाई बहुत उबाऊ है। सागर ऊब गया था। वो आर्यन से बहुत ऊब चुका था। सच कहें तो उसे आर्यन की क्षमताएं औसत दर्जे की लगीं। सागर ने आर्यन को बहुत ऊंचा समझ लिया था। आर्यन उतना मजबूत नहीं था जितना सागर ने सोचा था। क्या हंसना बहुत जल्दी नहीं है? आर्यन सागर के ऊपर दिखाई दिया। उसने कहा कि सागर बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट हो रहा है। सागर ने तुरंत ऊपर देखा। उसने आर्यन की मौजूदगी देखी, जो इस समय उसके सिर के ऊपर था। आर्यन। निवेदिता और मानसी आर्यन को अभी भी जीवित देखकर खुश थीं। इससे पहले वे आर्यन की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थीं। तो तुम अभी भी जीवित हो? सागर को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अभी भी जीवित होगा। सच कहें तो सागर से इतना शक्तिशाली हमला प्राप्त करने के बाद आर्यन को जीवित देखना काफी आश्चर्यजनक था। तुम्हारा हमला बहुत कमजोर है। इतने कमजोर हमले के साथ तुम मुझे मारने की उम्मीद करते हो? आर्यन ने सागर से कहा। सागर आर्यन से बहुत नफरत करता था। सच कहें तो वो वास्तव में आर्यन से नफरत करता था, क्योंकि आर्यन उसे बहुत कष्टदायक लग रहा था। सागर ने आर्यन पर फिर से हमला किया। उसने अपनी पानी की शक्ति का उपयोग करके आर्यन पर फिर से प्रहार किया। नीचे से कई जल ड्रैगन प्रकट हुए और आर्यन की ओर बढ़े। ये स्पष्ट था कि सभी ड्रैगन आर्यन को मारना और खाना चाहते थे। आर्यन को केवल अपनी उंगलियां चटकाने की जरूरत थी। एक ही झटके में आर्यन सभी ड्रैगन को फ्रीज कर सकता था। वास्तव में वो व्यक्ति कौन है? वो ऐसा पागलपन भरा काम कैसे कर सकता है? बादल और इस जगह के लोग आर्यन द्वारा दिखाए गए विद्ध से काफी हैरान थे। आर्यन ने जो विद्ध दिखाया था वो अत्यंत तीव्र था। कड़क बर्फ टूट गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई। ये छोटे टुकड़े सागर के शरीर पर बरसने लगे। सागर ने अपने दोनों हाथों से बर्फ के टुकड़ों को रोका। उसका हमला आर्यन द्वारा बहुत आसानी से विफल कर दिया गया था। ये लड़का, ये मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। ईमानदारी से कहें तो आर्यन सागर की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। वो सागर के खिलाफ काफी कड़ी लड़ाई लड़ने में सक्षम था। आर्यन ने अभी तक कोई बड़ी चाल भी नहीं चली थी, जबकि सागर पहले ही हर तरह के हमले कर चुका था। इससे भी बुरी बात यह थी कि सागर के हमले आर्यन को लगने में असमर्थ थे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगा। सागर ने अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। वो आर्यन का सामना करने के लिए शक्ति इकट्ठा करने लगा। वो क्या करना चाहता है? आर्यन ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि सागर क्या करेगा। सागर स्पष्ट रूप से रूप बदलने लगा। उसका शरीर एक अपूर्ण ड्रैगन के रूप में बदलने लगा। सागर के शरीर पर कई ड्रैगन स्केल दिखाई देने लगे।
ये स्पष्ट था कि सागर ने अपने शरीर को एक ऐसे ड्रैगन में बदल दिया था जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। जैसे ही सागर ने ऐसा किया, उसकी ताकत तुरंत जबरदस्त रूप से बढ़ गई। तुमने मुझे इस तरह की शक्ति खर्च करने के लिए मजबूर किया है, बस अपनी खैर मनाओ। सागर को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। उसे आर्यन का सामना करने के लिए अपना रूप आधा ड्रैगन तक बदलना पड़ा। ये तो एक छोटा ड्रैगन निकला। आर्यन ने कहा कि सागर एक छोटा ड्रैगन था जो बहुत मजबूत नहीं था। सागर स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हुआ जब उसने सुना कि आर्यन ने उससे क्या कहा था। सागर तुरंत आर्यन की ओर झपटा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके आर्यन पर फिर से प्रहार किया। सागर की शक्ति केवल मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। इस बार का हमला अत्यंत भयानक शक्ति से भरा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके सागर से लड़ने की तैयारी कर रहा था। आर्यन के शरीर से सफ़ेद बिजली निकलने लगी। इस सफ़ेद बिजली ने तुरंत आर्यन के शरीर को घेर लिया। ये क्या है? जब सभी ने देखा कि क्या हुआ तो वहां मौजूद हर कोई बहुत चौंक गया। आर्यन ने सागर का सामना करने के लिए अपनी स्वर्गीय बिजली का उपयोग किया। आर्यन सागर का सामना करने में गंभीर होने लगा। मैंने सोचा था ये व्यक्ति कोई अजनबी नहीं है। बादल का अनुमान हकीकत बन गया। उसके सामने वाला व्यक्ति वही नकाबपोश हीरो था जिससे वो मिला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आर्यन से फिर कभी ऐसी जगह पर मिलेगा। वो 125वें, 99वें और 52वें एल्डर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए जब उन्होंने आर्यन को एक अत्यंत शक्तिशाली स्वर्गीय बिजली छोड़ते हुए देखा। आर्यन, तुम? निवेदिता को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इस गॉड रियल्म का सबसे वांटेड व्यक्ति है। मुझे इस तरह की चीज़ों का पता क्यों नहीं चला? निवेदिता ने इस पर पहले गौर नहीं किया था। उसे इसका एहसास बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अध्याय 1609। आर्यन और सागर अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे हैं। वो नाकाबपोश हीरो जिसे इस दुनिया का हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। 125वें एल्डर को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ही वो नाकाबपोश हीरो है जिसे गॉड रेल्म की सभी महान शक्तियां खोज रही थीं। ये आदमी बहुत अहंकारी है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि उसे ढूंढना इतना मुश्किल काम था। 52वें एल्डर को आखिरकार समझ में आ गया कि आर्यन को ढूंढना इतना कठिन क्यों था। ये पता चला कि यह आदमी और भी अधिक अभिमानी था और दुनिया को नियंत्रित करने वाली महान शक्तियों को नापसंद करता था। अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। चलो चलकर इसे पकड़ते हैं। ये देखते हुए कि आर्यन एक अत्यंत वांछित व्यक्ति था, वहां मौजूद सभी लोगों का इरादा आर्यन को पकड़ने का था। वे सभी आर्यन को पकड़ना चाहते थे क्योंकि आर्यन को पकड़ने पर उन्हें बहुत सारे लाभ मिल सकते थे। दफा हो जाओ तुम लोग, तुम हमारी लड़ाई में दखल दे रहे हो। आर्यन ने उन सभी को भगा दिया जो आर्यन और सागर की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन को यह पसंद नहीं था कि इस लड़ाई में कोई दूसरा पक्ष बाधा डाले। धमाक! एक जोरदार धमाका हुआ और स्वर्गीय बिजली ने इस जगह के चारों ओर सब कुछ साफ कर दिया। स्वर्गीय बिजली के प्रहार से हर कोई तुरंत पीछे हट गया। लानत है, ये बहुत शक्तिशाली है। हर कोई दूर उड़ गया। उन्हें इस जगह से जितना संभव हो उतना दूर फेंक दिया गया। कोई भी इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्यन ने घोषणा की कि उसके और सागर के युद्ध के बीच कोई नहीं आएगा। आखिरकार तुम मेरे बराबर के प्रतिद्वंदी होने के योग्य हो। सागर ने आखिरकार आर्यन की क्षमताओं को स्वीकार किया। अब आर्यन वास्तव में उसके सामने एक बराबर के दुश्मन के रूप में खड़ा था। चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। आर्यन इस युद्ध को तुरंत समाप्त करना चाहता था। वे दोनों अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे और एक दूसरे से टकराने वाले थे। सागर सबसे पहले आगे आया। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आर्यन पर हमला करने के लिए बढ़ा। पानी की एक अत्यंत शक्तिशाली धारा आर्यन की ओर निकली। साथ ही सागर ने जानबूझकर पानी की कई सुइयां भी दागी। सागर ने पूरी शक्ति से पानी की एक अत्यंत मजबूत तलवार बनाई। इसे महसूस करो। सागर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन पर प्रहार किया। आर्यन के हाथ से स्वर्गीय बिजली निकलने लगी। उसने सागर का सामना करने के लिए उसी बिजली का उपयोग किया। धमाका! एक स्वर्गीय बिजली सागर के शरीर पर लगी। आर्यन का हमला सहते ही सागर का शरीर पीछे की ओर उछल गया। राजकुमार! सभी एल्डर्स चिल्लाए। जब उन्होंने सागर को आर्यन के हमले की चपेट में आते देखा तो उनके होश उड़ गए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। निवेदिता और मानसी ने अपने विरोधियों को भागने का मौका नहीं दिया। इससे पहले 125वें, 99वें और 52वें एल्डर में निवेदिता और मानसी को जाने नहीं दिया था। अब निवेदिता और मानसी ने जो हुआ उसका बदला लिया। धिक्कार है। 52वां एल्डर सबसे अधिक उलझन में था। अगर सागर को कुछ भी हुआ तो वे निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। निवेदिता और मानसी दोनों बहुत मजबूत थीं और उन दोनों को हराना काफी कठिन था। छपाक! सागर पानी से बाहर आया। उसने खुद को संभाला और आर्यन के सामने फिर से खड़ा हुआ। सागर का शरीर इस समय घायल था। आर्यन का हमला वास्तव में सागर को चोट पहुंचाने में सक्षम था। वो इतनी आसानी से मेरी सुरक्षा को तोड़ सकता है। सागर को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उसके बचाव को भेद पाएगा, जबकि इस मोड में सागर के पास अत्यंत मजबूत सुरक्षा थी, इसलिए उसे घायल करना बेहद मुश्किल होना चाहिए था। यह अफसोस की बात थी कि सागर इस समय आर्यन की दिव्य बिजली का सामना कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब उसने आर्यन की शक्ति का सामना किया तो वो मुसीबत में पड़ गया। राजकुमार, अब और खुद को मत रोको। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो। तुम्हारा प्रतिद्वंदी आसान नहीं है। वो एक प्रतिभाशाली और बहुत मजबूत दुश्मन है। 52वें एल्डर ने सागर से कहा। उन्होंने सागर को और गंभीर होने के लिए कहा। अगर सागर ने आर्यन को गंभीरता से नहीं लिया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा।
स्वर्गीय बिजली अत्यंत भयानक थी। इसकी शक्ति साधारण लोगों के लिए झेलना आसान नहीं था। दूर से ही 52वें एल्डर और अन्य लोग स्वर्गीय बिजली की डरावनी शक्ति को महसूस कर सकते थे। 52वें एल्डर ने चीज़ों को जल्दी खत्म करने की कोशिश की। सागर की सुरक्षा किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण थी। वे सागर को किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होने देना चाहते थे, वरना उन्हें कड़ी सजा दी जाती। 52वें, 99वें और 125वें एल्डर्स ने मानसी और निवेदिता पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन दोनों का सामना करने के लिए अपनी शक्ति को जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक प्रतिभाशाली फॉर्मेशन तैयार किया। एट सी वॉटेक्स एक अत्यंत शक्तिशाली भंवर दिखाई दिया। इस भंवर ने तुरंत निवेदिता और मानसी को घेर लिया। हमें भी गंभीर होना होगा। निवेदिता ने मानसी से कहा कि अब खेल का समय नहीं है। अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर्स गंभीर हो चुके थे, इसलिए उन दोनों को भी अपनी पूरी शक्ति दिखानी थी। आइस फीनिक्स के कौशल का उपयोग करो, अब कुछ भी मत छुपाओ, निवेदिता ने आदेश दिया। मानसी ने सिर हिलाया। वो वैसा ही करेगी जैसा निवेदिता ने कहा था। चूंकि निवेदिता ने मानसी को अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी, इसलिए मानसी अब और नहीं रुकेगी। आइस फीनिक्स आइस ब्लास्ट। निवेदिता ने अपने फीनिक्स तकनीक का उपयोग किया। एक विशाल नीली बर्फ प्रकट हुई और अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर्स से टकराई। उनका शरीर बर्फ में दब गया। वे आठों भंवर तुरंत जम गए। वहां इतनी ठंडी हवा चली कि उसने आसपास की हर चीज को जमा दिया। आइस फीनिक्स ट्री। मानसी ने एक सुंदर दिखने वाला फीनिक्स पेड़ बनाना शुरू किया, जिसने अमर अमोघ सागर क्षेत्र के एल्डर्स के शरीर को ढक लिया। वे एल्डर्स अब कुछ और नहीं कर पा रहे थे। ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए थी। मानसी और निवेदिता ने अमर अमोघ सागर क्षेत्र के सभी एल्डर्स को हराने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अब केवल आर्यन बचा था और ये देखना बाकी था कि क्या आर्यन सागर को हरा पाता है या नहीं। सागर ने एक हथियार निकाला। उसने आर्यन का सामना करने के लिए एक त्रिशूल निकाला। एक आर्टिफैक्ट। सागर ने जो निकाला था उसे देखकर आर्यन अंदाजा लगा सकता था कि वो क्या है। मास्टर, ये एक सेलेस्टियल टीयर हथियार है। अवनी ने आर्यन को बताया कि सागर ने एक अत्यंत उच्च श्रेणी का हथियार निकाल लिया है। सेलेस्टियल टीयर। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अवनी की बात सुनकर आर्यन ने सागर के त्रिशूल को गौर से देखा। एक सेलेस्टियल टीयर आर्टिफैक्ट अत्यंत शक्तिशाली होता है। सागर जैसे किसी व्यक्ति के पास ऐसा हथियार होना बड़ी बात थी। इस बार कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। सागर ने कहा कि अब आर्यन बचना नामुमकिन है। तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। लगता है कि तुम्हें फिर से भरोसा मिल गया है। सागर को इतना आश्वस्त देखकर आर्यन समझ गया कि उसका त्रिशूल कितना शक्तिशाली हो सकता है। सागर के उस हथियार का नाम था सेलेस्टियल ओशन ट्राइडेंट। अध्याय 1610 सेलेस्टियल ओशन ट्राइडेंट। राजकुमार सागर वास्तव में महान है। उन्होंने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया। मैंने सुना है कि ये सेलेस्टियल टीयर का है। बादल ने उस त्रिशूल को देखा जो सागर के पास था। ये स्पष्ट था कि सेलेस्टियल ओशन ट्राइडेंट अत्यंत शक्तिशाली था। सागर ने अपना त्रिशूल ऊपर उठाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा स्थान अचानक बेहद काला हो गया। एक गहरे रंग के बुलबुले ने इस जगह को घेर लिया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सावधान रहो, अवनी ने आर्यन से कहा कि वो अधिक सतर्क रहे। सेलेस्टियल ओशन ट्राइडेंट से लड़ना निश्चित रूप से बहुत कठिन होने वाला था। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। आर्यन ने सागर का मुकाबला करने के लिए अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली। वो हथियार, वो वास्तव में वही व्यक्ति है। जब बादल ने वो हथियार देखा जिससे आर्यन अभी निकाला था, तो वो तुरंत समझ गया कि ये वही व्यक्ति है जिससे वो पहले लड़ा था। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सागर के हाथों मारा जाए। बादल ने मन ही मन प्रार्थना की ताकि उसके पुराने घाव और बदले की भावना शांत हो सके। क्योंकि इस स्थान के आसपास का क्षेत्र अत्यंत काला हो गया था, आर्यन ने रोशनी के लिए बिजली का उपयोग करने का फैसला किया। अपनी स्वर्गीय बिजली के साथ आर्यन इस जगह को रोशन करने में सक्षम था। तैयार हो जाओ। आर्यन ने सागर को चेतावनी दी कि इस बार वो उसका सामना करने के लिए गॉड मास्टर वन स्वॉर्ड तकनीक का उपयोग करेगा। आर्यन डाओ ऑफ स्वॉर्ड मोड में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, आर्यन के आसपास का क्षेत्र बदलने लगा। लानत है, उसने पहले ही डाओ ऑफ स्वॉर्ड सीख लिया है। ये किस तरह की प्रतिभा है? वहां मौजूद कई एल्डर दंग रह गए। डाओ ऑफ स्वॉर्ड कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी हासिल कर सके। केवल कुछ विशिष्ट लोग ही इसमें महारत हासिल कर पाते थे, और वे आमतौर पर ऐसे बुजुर्ग होते थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन तलवारबाजी के लिए समर्पित कर दिया हो। आर्यन, तुम्हारे पास कितने रहस्य छिपे हैं? निवेदिता ने आखिरकार देखा कि आर्यन कितना महान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना अद्भुत होगा। सच तो ये था कि आर्यन बहुत मजबूत था और उसके पास इतनी अद्भुत चीजें थीं कि निवेदिता के लिए उन पर विश्वास करना मुश्किल था। चलो, इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं। आर्यन इसे एक ही झटके में सुलझाना चाहता था। क्या तुम मुझे कम आंकने की कोशिश कर रहे हो? इसे अच्छी तरह देखो। सागर ने पिच ब्लैक पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। ये पानी दिखने में एकदम काला था और इसी पानी ने पूरी जगह को अंधेरे से भर दिया था। ये काला पानी इतना भयानक था कि जो भी जीव इसे छूता, उसे आग से जलने से भी ज्यादा खौफनाक एहसास होता।
सबसे बुरी बात यह थी कि कोई भी इस काले तरल में समाकर गायब हो सकता था। सेलेस्टियल ओशन ट्राइडेंट की क्षमता इस दुनिया के सभी पानी को नियंत्रित करने की है। जब तक वो तरल है, उसे ट्राइडेंट द्वारा अपनी मर्जी से नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ये चारों ओर फैला काला तरल इस दुनिया का सबसे गंदा और जहरीला पानी था, जिसकी अशुद्धता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और ये किसी भी साधक के लिए बहुत खतरनाक था। आर्यन इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था कि सागर क्या इस्तेमाल कर रहा है। उसका पूरा ध्यान सागर पर हमला करने पर था। मरो, सागर ने काले पानी को नियंत्रित किया। वो गंदा काला पानी अत्यंत तीव्र गति से आर्यन की ओर बढ़ा, जो कुछ ही सेकंडों में आर्यन के शरीर को नष्ट करके उसे मिटा सकता था। आर्यन ने अपनी ब्लैक ड्रैगन तलवार खींची। जैसे ही आर्यन ने ऐसा किया, वो काला पानी और अंधेरा जो इस जगह को घेरे हुए था, तुरंत गायब हो गया। सब कुछ बिना किसी निशान के मिट गया। क्या हुआ? हर कोई भ्रमित दिख रहा था कि अभी क्या हुआ। सागर भी पूरी तरह उलझन में था कि उसकी तकनीक अचानक कैसे विफल हो गई। जैसे ही सागर सोच ही रहा था कि क्या हुआ, अचानक उसके हाथ से ताज़ा खून बहने लगा। आर्यन के प्रहार से सागर का हाथ घायल हो गया था। सागर ने अपना सिर घुमाया और अपने हाथ पर घाव देखा। ये काफी दर्दनाक था, और सागर ने असहनीय दर्द को सहते हुए चीखने से बचने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि सागर का घाव तुरंत पानी से बंध गया और ठीक होने लगा। सागर के पास खुद को ठीक करने की क्षमता थी। लानत है, सागर ने अपने घायल हाथ को पकड़ा और उसे चोट पहुंचाने के लिए आर्यन को कोसने लगा। तुम अभी भी काफी भाग्यशाली हो, मुझे लगता है कि तुम तुरंत मारे जाओगे, आर्यन ने कहा। उसके लिए सागर अभी भी भाग्यशाली था कि वो उसके प्रहार से बच गया। सागर ने अपने हाथ में सेलेस्टियल ओशन ट्राइडेंट उठाया और आर्यन पर जवाबी हमला करने की तैयारी करने लगा। इस बार सागर ने पहले जैसा हमला नहीं किया। उसने ट्राइडेंट से निकलने वाले सबसे शुद्ध प्रहार को मुक्त किया। वो आर्टिफैक्ट चमकने लगा और उससे एक अत्यंत चमकदार नीली रोशनी निकलने लगी। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, सागर ने एक जबरदस्त शक्ति छोड़ी। उस ट्राइडेंट से निकलने वाली रोशनी वास्तव में डरावनी थी। ये भयानक है, वो हमला बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मानसी और निवेदिता चिंतित होने लगी। सागर द्वारा छोड़ी गई शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उन्हें डर था कि कहीं आर्यन को कुछ न हो जाए। हालांकि वो मदद कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वो आर्यन की लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि आर्यन खुद इस विजय का फैसला करे। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने आने वाले हमले को रोकने के लिए दैवीय कवच के दस्तानों का उपयोग किया। धमाका! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ा। आसपास के लोग तुरंत उस विस्फोट से दूर जा गिरे। यहां तक कि निवेदिता और मानसी द्वारा बनाई गई बर्फ की बेड़ियां भी उड़ गईं। इससे अमर अमोघ सागर क्षेत्र के तीनों एल्डर उन बर्फ की बेड़ियों से मुक्त हो गए जिन्होंने उन्हें कैद किया हुआ था। ये एक शानदार मौका है। 52वें एल्डर ने निवेदिता पर हमला करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया। बहन सावधान! मानसी ने निवेदिता को चेतावनी देने की कोशिश की और 52वें एल्डर के हमले को रोकने का प्रयास किया। धप! 52वें एल्डर का अचानक किया गया हमला निवेदिता को लगा और वो दूर जा गिरी। मानसी थोड़ी देर हो गई थी। मानसी ने तुरंत पलटवार किया। उसने बर्फ की हथेली का उपयोग करके एल्डर पर हमला किया। ये प्रहार सीधे उसके शरीर के अंदर तक समा गया और उसके आंतरिक अंग तुरंत जम गए। 52वां एल्डर पीछे हटा और उसने अपनी छाती पकड़ी। मानसी के हमले ने उसके आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फिर भी उसने परवाह नहीं की और सोचा कि कम से कम उसने सबसे बड़ी बाधा को रास्ते से हटा दिया है। निवेदिता की शक्ति सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर रही थी और उसकी वजह से वो लोग खुलकर नहीं लड़ पा रहे थे। दूसरी ओर आर्यन सागर के हमले से बचने में सफल रहा था। उसने दैवीय कवच की मदद से अपना बचाव किया था। चाहे सेलेस्टियल टीयर का आर्टिफैक्ट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो दैवीय कवच की शक्ति को नहीं हरा सकता था। इसे स्वीकार करो। गॉड मास्टर शैडो स्वॉर्ड। आर्यन ने सागर पर प्रहार किया। इस बार आर्यन ने अपनी शक्ति को बिल्कुल नहीं रोका और वो सागर को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था।